सो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द पार्ट 3। है ना, किसका हमारे पार्लियामेंट चैप्टर चला आपको पता ही है, इसके दो पार्ट हो चुके हैं और ये है हमारा तीसरा पार्ट, यानी कि यू कैन से द फाइनल पार्ट। क्योंकि इसमें मैं आपको थोड़ा सा लंबा खींचेगा बट ठीक है, मैं आपको सारा कंप्लीट करा दूंगा पार्लियामेंट के बारे में, जितना है बिल्स सारे करा दूंगा, सारे मोशन एक्सेप्ट योर जो मोशन होता है वो वाला छोड़ के आपको सारे मोशन करा दूंगा। ठीक, तो भैया स्टार्ट करते हैं। रेडी फॉर द पार्लियामेंट चैप्टर एंडिंग। आज हम बात करेंगे सबसे पहले बिल्स के बारे में। ठीक, बिल्स पार्लियामेंट में कैसे पास होता है, कैसे बनता है, ठीक है, कोई लॉ कानून बनता है वो कैसे बनता है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लो बिल्स की, यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं क्या, विधेयक। हाँ जी, विधेयक। ठीक, तो बिल्स के बारे में बात करते हैं। तो बिल्स जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है पब्लिक बिल या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो लाया जाता है उसको बोलते हैं मतलब पब्लिक बिल या फिर गवर्नमेंट बिल। दूसरा होता है एक प्राइवेट बिल, जो जनरली नाम से क्लियर है कि कौन लेके आएगा उसको, इंट्रोडक्शन कौन करेगा, जनरली प्राइवेट मेंबर करेंगे। ठीक, मैं आपको इनके बारे में शॉर्ट में बता दूंगा, जितना इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम से उतना, ज्यादा नहीं। ठीक, तो सबसे पहले लिख लो भैया, जो हमारा पब्लिक बिल होता है, पब्लिक के लिए कौन लेके आएगा, ओनली बाई अ मिनिस्टर। ठीक, सबसे पहले तो ये बिल कोई मिनिस्टर लेके आते हैं, लेकिन ये बाई एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको ला सकता है, लेकिन ये सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा लाया जाएगा। अभी आपको पता है एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर में डिफरेंस क्या है, बता चुका हूं आपको कि हर मिनिस्टर क्या होगा, एमपी होगा, बट हर एमपी मिनिस्टर नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा सेकंड है कि ये क्या होगा, गवर्नमेंट की पार्टी से बंदा होगा, ऑब्वियसली। ठीक, और जब ये बिल आएगा उसको क्या होगा, 7 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। कितने डेज का, 7 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक, ये जो है ये अपोजिशन पार्टी से भी हो सकता है, बाय ऑपोजिशन पार्टी से होगा जनरली। ठीक, और इसके लिए कितना दिन नोटिस पीरियड होगा, 1 मंथ। कि अगर इनको बिल लाना है तो इनको 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा, 1 महीने पहले बताना पड़ेगा कि ठीक है भैया हम इस बिल को लेके आ रहे हैं। ठीक है, समझ गए। अगर ये बिल रिजेक्ट हुआ, यानी कि बिल के रिजेक्शन से क्या होगा, कैबिनेट गिर जाएगी, होल कैबिनेट, यानी कि सरकार गिर सकती है। तो जनरली ये बिल पास हो जाते हैं, तो नहीं रिजेक्ट नहीं होते। लेकिन अगर प्राइवेट बिल रिजेक्ट हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा सरकार पे, भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। ठीक, क्योंकि ये सरकार के द्वारा नहीं है, समझ गए। और इसके पास होने के चांसेस भी कम होते हैं। ठीक है, पास होने के चांसेस कम है। तो इतना तो है आपके बेसिक, जो आपका ऑर्डिनरी बिल और सॉरी पब्लिक बिल या फिर प्राइवेट बिल के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक, लिख लो, इतना ही आपके काम में कहा है, ज्यादा डिटेल पूछा नहीं जाता और ज्यादा बताऊंगा भी नहीं, तो हेडक मत। तो अब बात करते हैं हमारे बिल्स की जो कैटेगरी होती है। ठीक, कैटेगरी में सबसे पहले तो आता है कि भैया बिल का लाइक कोई बिल इंट्रोडक्शन होगा उसका, मतलब कोई बिल कैसे लाइक लॉ, कोई बिल से लॉ कैसे बनता है, कानून कैसे बनता है, वो स्टेज क्या है, ये प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं स्टेजेस लिख रहा हूँ। सबसे पहले कोई, मान लो हम पास करेंगे कोई ऑर्डिनरी बिल, कोई साधारण बिल। ठीक है, हम मनी बिल की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल बिल की बात कर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसी ऑर्डिनरी बिल को जिसको हमें पास कराना है, लॉ बनाना है। तो इसके पास होने की कितनी स्टेज है, 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली चीज नोट करो आप। ठीक, 5 स्टेजेस हैं, कौन कौन सी है लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। ए क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। ठीक, फिर क्या होगा, दूसरा प्रोसेस है गैजेट में छपना। गैजेट मतलब जो हाउस की बुक होती है। ठीक, हर एक हाउस की बुक होती है, उसमें पब्लिश होता है। ठीक, उसमें छपता है और पब्लिक में हमारे लिए आता है जो न्यूज़पेपर वगैरह, उसमें छपता है। ठीक, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बिल होगा, जो कहाँ हो सकता है, किसी भी हाउस में हो सकता है। ठीक, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल इज समथिंग जो कहीं भी आ सकता है और कोई भी ला सकता है, चाहे वो एमपी हो या कैबिनेट मिनिस्टर हो। ठीक है, और किसी भी हाउस में आ सकता है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी आ सकता है। ये चीजें लिख लो, मैं आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि मैं आपको सिर्फ फैक्ट वाली चीजें बताऊंगा। ठीक है,
तो ऑर्डिनरी बिल की पास 5 स्टेजेस थी, उनमें सबसे पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, उसके बाद गैजेट में छपेगा, यानी कि हाउस की जो भी बुक होगी उसमें छपेगा, पेपर वगैरह में आएगा। उसके बाद होगा फर्स्ट रीडिंग। ठीक, तो जो रीडिंग है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि रीडिंग से लेकर पूछा जाता है। तो जो पहली रीडिंग है ना, उसका इम्पोर्टेंस पता क्या होगा? उसका इम्पोर्टेंट होगा कि भैया जिस मिनिस्टर को बिल लाना है, मतलब कि जो भी बंदा बिल लाना चाहता है, जो बिल लाएगा उसे लीव नहीं होगी, वो कहाँ जाएगा? लीव पे जाएगा, पहली बात तो। ठीक, और फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? नो डिस्कशन, बिल पर कोई भी डिस्कशन नहीं होता है। ओनली क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है ऑफ दैट बिल। उस बिल का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है, और इसके अलावा फर्स्ट रीडिंग में ही वो क्या होता है? गैजेट में पब्लिश होता है। समझ गया? बेसिक समझा रहा हूं आपको, समझते रहना मुझे। ठीक, फर्स्ट रीडिंग के बाद ये होगी, उसके बाद बनेगी आपकी कमेटी, यानी कि कमेटी फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जो बिल आया है, रीडिंग वीडिंग हो रही है, तो कमेटी बैठाई जाएंगी, उन पे रीडिंग होगी। अब कमेटी दो टाइप की होती है इसमें, एक होती है आपकी ज्वाइंट कमेटी, और एक होती है आपकी सिलेक्ट कमेटी। ठीक, मैं आपको नाम से बता दूं, ज्वाइंट कमेटी कब बनेगी और सिलेक्ट कमेटी कब बनेगी। ज्वाइंट होती है, ये दोनों हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस के लोग मिलकर बनाते हैं इसको, कमेटी को। यानी कि अगर कमेटी में लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस के लोग हैं तो ज्वाइंट कमेटी बनेगी। सिलेक्ट कमेटी में यही होता है कि सिर्फ एक हाउस के लोग होंगे, और वो हाउस कौन सा होगा? उसमें वही हाउस होगा जहां इंट्रोडक्शन होगा बिल का। ठीक, सिलेक्ट कमेटी में उस हाउस के लोग होंगे जिस हाउस में बिल का इंट्रोडक्शन हुआ होगा। समझ गए? कमेटी बन गई, अब कमेटीज बैठ के डिस्कशन करेंगी, उसके बाद होगी हमारी सेकंड रीडिंग। ठीक, हाउस में होगी सेकंड रीडिंग। अब मैं आपको बताता हूं सेकंड रीडिंग में क्या होता है। तो भैया इंपॉर्टेंट है, लिख लो। सेकंड रीडिंग में होता है डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक, और इसी हाउस में क्या होती हैं? कमेटीज बनती हैं, और अमेंडमेंट होते हैं, कि कोई भी लाइक डिस्कशन हुआ होगा तो सेकंड रीडिंग में ही क्या होता है? अमेंडमेंट होता है, कोई बताएगा कि इस बिल में सुधार लाना है, तो वो सेकंड रीडिंग में होता है। समझ गए? सेकंड रीडिंग के बाद होता है आपका थर्ड रीडिंग। हम सीरीज से जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड रीडिंग की स्पेशलिटी क्या है। देखो थर्ड रीडिंग कुछ नहीं होता, थर्ड रीडिंग में अब सेकंड जो होना था, फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, सेकंड रीडिंग में अमेंडमेंट हो गया, एनालिसिस हो गया, डिस्कशन हो गया। अब जो थर्ड रीडिंग होती है उसका बस ये काम होता है कि पहली बात, इसमें कोई अमेंडमेंट अलाउड नहीं है। कि अब थर्ड रीडिंग जब होगी तो कोई अमेंडमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, सुधार नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ओनली पास होगा बिल या फिर रिजेक्ट होगा, जो भी होगा इन दोनों ऑप्शन में से होगा। ठीक है, यानी कि पास या फेल रिजेक्ट होने का डिसीजन होगा। समझ गए? और ये डिसीजन कौन सी मेजोरिटी से होगा? अब ऑर्डिनरी बिल है तो उसके लिए हमें चाहिए होगी सिंपल मेजोरिटी, ध्यान रखना। ठीक, पास या रिजेक्ट होने की डिसीजन पर ही क्या होता है? डिस्कशन होता है, बाकी कुछ नहीं होता। समझ गए? थर्ड रीडिंग हो गई, अब क्या होगा? अब बिल चला जाएगा, ये सारा प्रोसेस हुआ था एक हाउस में, ठीक, अब बिल चला जाएगा सेकंड हाउस में। ठीक है, अब लोकसभा राज्यसभा जो आपको मानना है अपने हिसाब से मान लो, लेकिन अब बिल आ गया है सेकंड हाउस में। और जैसे ही बिल सेकंड हाउस में आएगा, तो सेकंड हाउस के पास क्या होंगे? चार ऑप्शन होते हैं। ठीक, फोर ऑप्शन है। नंबर एक क्या है? या तो उसको पास कर दे, नंबर बी यानी कि या तो उसको रिजेक्ट कर दे, ठीक। ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है कि कोई एक्शन नहीं लेना है, नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं लिया, यानी कि उसको पेंडिंग पे डाल दिया, पेंडिंग डाल दिया। और अगर ये पेंडिंग डाल दिया और टाइम पीरियड हो गया 6 मंथ से प्लस, 6 महीने से ज्यादा हो गए, तो ये सिचुएशन बन जाती है डेडलॉक की कंडीशन। ठीक, अब बिल हो गया डेडलॉक वाली कंडीशन में। अब इस केस में हमें जरूरत पड़ती है किसकी? डेडलॉक वाला कंडीशन, मैंने आपको बताया था ना, यहां पर सेशन आता है ज्वाइंट वाला, हमारी ज्वाइंट सिटिंग। ठीक,
जो कौन बुलाता है? हमारे प्रेसिडेंट साहब। याद आया कुछ? तो ध्यान रखना यहाँ पर ही ज्वाइंट सेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करता हूँ ज्वाइंट सेशन के रिगार्डिंग। ठीक, मैंने पहले ही बताई है, फिर बता रहा हूँ। ज्वाइंट सेशन कब जरूरत हुई? जब दूसरे हाउस में कोई बिल पहुंचा और 6 महीने से ज्यादा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, यानी कि वो बिल कैसा है? पेंडिंग में है। ठीक है, तो ज्वाइंट सेशन की बात हुई। तो ज्वाइंट सेशन के बाद क्या होता है? इसमें पहली बात तो ये ज्वाइंट सेशन किसके लिए आता है? ओनली फॉर ऑर्डिनरी बिल या हमारा फाइनेंस बिल। सिर्फ 2 बिलों के लिए आता है हमारा ज्वाइंट सेशन, इसके अलावा किसी बिल के लिए नहीं होता। यानी कि मनी बिल के लिए तो चाहिए नहीं, और बताऊंगा जब मनी बिल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो समझ गए आप? ज्वाइंट सिटिंग के रिगार्डिंग ये था। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड कौन करता है, यानी कि हेड कौन करता है? तो मैंने आपको पहले बताया था, हमारा स्पीकर करेगा। कहाँ का? लोकसभा का। मान लो ये नहीं है तो कौन करेगा? डेप्यूटी स्पीकर करेगा। कहाँ का? लोकसभा का, ऑब्वियसली। ठीक है, मान लो ये भी नहीं है, फिर कौन करेगा? अब ध्यान रखना, जो चेयरमैन होता है ना राज्यसभा का, वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और मैंने आपको बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। तो भैया कभी भी ज्वाइंट सेशन को हमारे चेयरमैन प्रेसाइड नहीं करते हैं। अगर डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन साहब प्रेसाइड करेंगे इसको। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें लगता है कि स्पीकर के बाद डेप्यूटी स्पीकर, अगर ये नहीं है तो सीनियरिटी में आएंगे चेयरमैन। तो चेयरमैन कभी नहीं करता। क्यों? क्योंकि चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर ही नहीं होता। मेंबर कौन है? डेप्यूटी चेयरमैन है, क्योंकि ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा। तो ये पैटर्न ध्यान रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है। स्पीकर ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड करेगा, वो नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर, अगर वो नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन करेगा, चेयरमैन नहीं करेगा। समझ गए? ये तो था आपका रिगार्डिंग दिस ज्वाइंट सेशन। मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट नेवर प्रिसाइड किसको? ज्वाइंट सेशन को। बस इतना ध्यान रखो और कुछ नहीं। समझ गए? अब देखो, ये हो गया, ज्वाइंट सेशन हो गया। ठीक, इसके बाद क्या होगा? या तो बिल पास होगा या तो फेल होगा। ठीक, यहां से हो जाएगा, या तो बिल पास होगा या बिल रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन थे। हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, चौथा ऑप्शन है, दैट इज है कि किसी अमेंडमेंट से, मतलब जो दूसरे हाउस ने कोई अमेंडमेंट कर दिया उस बिल में, और बिल को कहाँ भेज दिया? दोबारा भेज दिया। कहाँ? पहले हाउस में। किस लिए? बोला भैया एक बार दोबारा कंसीडर कर लो, एक बार उस पर सोच लो, यानी कि और रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा भेज दिया पहले हाउस में बिल को अमेंड करके। ठीक, अब बिल पहुंच गया दोबारा से फिर से पहले हाउस में। ठीक, उसके बाद क्या होगा? जैसे ही बिल पहुंचेगा उसके बाद फिर से क्या होंगी? वही 3 स्टेजेस, 3 मतलब जो भी स्टेजेस हुई थी, पहली रीडिंग, सेकंड रीडिंग होंगी, मतलब तीनों रीडिंग्स होंगी, बाकी सारी स्टेज होंगी, गैजेट में छपेगा वगैरह वगैरह। ठीक, इसके बाद बिल पहुंचेगा किसके पास? हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास, यानी कि दादाजी के पास। तो जैसे ही बिल आएगा दादाजी के पास क्या ऑप्शन होंगे? या तो वो यस कर दें, दूसरा या तो वो रिजेक्ट कर दें। ऑप्शन नंबर सी होगा कि किसी अमेंडमेंट को लेकर रिटर्न कर दें पहले हाउस को। ठीक, देन क्या होगा? अगर विद अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट दोबारा रिटर्न आ गया किसके पास? वापस आ गया प्रेसिडेंट के पास, तब क्या होगा? तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही होगा, उसके लिए प्रेसिडेंट बाउंडेड है। ठीक, इस केस में वो एक चीज ही कर सकते हैं, सिर्फ ही क्या कर सकते हैं वो? प्रेसिडेंट अगर उनको इस केस से बचना है तो एक वीटो है जिसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, हिंदी में बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। सिर्फ ये वीटो यूज कर सकते हैं प्रेसिडेंट, अगर उनको साइन स्टिल नहीं करना है तो। ठीक, तो ध्यान रखना, ये सस्पेंसिव वीटो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी केस में हो रहा है, ऑर्डिनरी बिल के केस में। जहां मनी बिल आएगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आएगा तो ये यूज नहीं होगा। गॉट इट? तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा कोई भी बिल का पास होने का, ऑर्डिनरी बिल का। समझ आया आपको? अगर नहीं आया हो तो दोबारा देखना, मैंने आराम से समझाया आपको हर चीज।
ऑर्डिनरी बिल है, पास होने की स्टेज बताई थी, इंट्रोडक्शन होगा, गैजेट में छपेगा, फिर रीडिंग्स होंगी, पहली रीडिंग क्या होगा, दूसरी रीडिंग क्या होगा, सेकंड थर्ड रीडिंग क्या होगा, कमेटीज कहाँ बनेंगी, कमेटी बनेगी पहली रीडिंग के बाद, एक सेकंड का, ठीक है। तो इतना सा प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है, हमारा मनी बिल, ठीक है। हम बस उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए चाहिए, फालतू का ड्रामा मेरे को भी पसंद नहीं और आपको भी पसंद नहीं होना चाहिए। मनी बिल जो कि हमारे मेंशन है अंडर आर्टिकल नंबर 110, जस्ट, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं हमारे मनी बिल के बारे में, यानी कि जो कि आर्टिकल 110 में आता है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं मनी मतलब कि धन, धन विधेयक, ठीक है। अब इसकी स्पेशलिटीज क्या है वो हम जानकर कर लेते हैं भैया। सबसे पहले तो मनी बिल नाम से ही आया था, ऐसा कोई बिल होगा जिसमें किस बारे में बात हुई होगी कि गवर्नमेंट का जो पैसा है ना, जहाँ कहाँ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट के फंड है उनसे निकालने की बात हो रही होगी, या फिर उसमें टैक्स के रिगार्डिंग जो भी बात हो रही होगी, तो जहां भी पैसे की बात होगी मतलब कि वो बात होगी आ, हमारे मनी बिल के रिगार्ड, ठीक। तो सबसे पहले तो ऐसा कोई बिल जो मनी बिल है, अब कोई भी ऑर्डिनरी बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा, सबसे पहले तो ये बात जो तय करेंगे वो करेंगे हमारे लोकसभा के स्पीकर साहब, ठीक। और ध्यान रखना, मनी बिल जैसा बिल हमेशा कहाँ होगा इंट्रोड्यूस, सबसे पहले लोकसभा में ही इंट्रोडक्शन होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। दो चीजें याद समझ रखना कि मनी बिल का इंट्रोडक्शन हमेशा लोकसभा में होगा, और मनी बिल है या नहीं है ये तय करने की पावर होगी हमारे लोकसभा के स्पीकर के पास। बस इतना पहले आप ध्यान रखो, ठीक। इसके अलावा टैक्स को कम करना हो, ठीक, ये कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है। लेकिन अगर टैक्स बढ़ाना हो तो ये कौन करेगा, क्या पार्लियामेंट कर सकती है? नहीं। देखो, ठीक, बताता हूँ अभी कैसे। लेकिन उससे पहले देखो कि मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रोडक्शन है हमारे मनी बिल का, एमबी लिखूंगा उसको, कहाँ होगा, लोकसभा में होगा, पहली बात, ओनली लोकसभा में होगा, ठीक। और लोकसभा में मतलब कोई बिल मनी बिल है या नहीं है कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर करेगा, समझ गए। लेकिन जब इंट्रोडक्शन इन लोकसभा हो रहा होगा इन मनी बिल का, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होगा, एक प्रायर परमिशन चाहिए होगा, और वो परमिशन कौन देगा, हमारे दादाजी देंगे, ठीक। यानी कि मनी बिल को लोकसभा में पेश करने के लिए हमें प्री अप्रूवल चाहिए, किसका, प्रेसिडेंट जी, ठीक। लोकसभा में इसको पास होना होगा किससे, सिंपल मेजोरिटी से, ठीक, समझ गए। उसके बाद क्या होगा, ये बिल जाएगा हमारे कहाँ, राज्यसभा के पास, देन बिल आ जाएगा हमारे राज्यसभा में, ठीक। अब राज्यसभा के पास ज्यादा पावर नहीं होती है रिगार्डिंग मनी बिल, तो राज्यसभा इसको अमेंड नहीं कर सकती, कांट अमेंड, ठीक। उसको विद इन 14 डेज पास करना ही होगा। अगर नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली वो पास मान लिया जाएगा, समझ गए। यानी राज्यसभा के पास मनी बिल के रिगार्डिंग कोई पावर नहीं है, या तो वो पहले, या तो कोई अमेंडमेंट कर नहीं सकती, मैक्सिमम जो स्टॉप कर सकती है राज्यसभा अपने पास मनी बिल को, वो टाइम पीरियड है 14 दिन, हाँ करे तो ठीक, ना कर नहीं सकती, और हाँ नहीं किया 14 दिनों के अंदर अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, दिस इज द कंडीशन, ठीक। अच्छा, क्या मतलब मनी बिल था कोई नहीं था, इसके रिगार्डिंग मतलब कोई नॉर्मल बिल भी हुआ, जैसे हमारा जीएसटी था, ठीक, या फिर आधार कार्ड, इन सबको कैसे पास किया था, मनी बिल करके, ठीक है, क्योंकि यही बिल है जो राज्यसभा जिसको रोक नहीं सकती, मना नहीं कर सकती। आधार कार्ड को भी मनी बिल बता दिया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मान लो गवर्नमेंट, क्योंकि स्पीकर होगा गवर्नमेंट, लोकसभा में है, गवर्नमेंट की साइड का बंदा होगा, तो हो सकता है जो गवर्नमेंट बोले वही करे। तो क्या स्पीकर के इस फैसले को कि भाई कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, क्या इसको कोर्ट में ले जाया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू के लिए? तो यस, एज पर द वर्डिक्ट ऑफ 2018, कोर्ट का वर्डिक्ट था कि यस, court can go, you can go for the judicial review in case of money bill also, ठीक। तो यस यू कैन। अच्छा, अब बिल पास हो गया हमारा,
सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोडक्शन हुआ था मनी बिल का, ठीक है। फिर राज्यसभा में गया, 14 दिन पहले या बाद में सही राज्यसभा से पास हो गया, बिल पहुंच गया कहाँ पे, प्रेसिडेंट के पास। ध्यान रखना, लोकसभा में इंट्रोडक्शन किससे हुआ था, प्रेसिडेंट साहब ने अप्रूव कर ही दिया था पहले ही, ठीक। अब राज्यसभा के बाद फिर पहुंचेगा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन होंगे, या तो उसको हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे, ठीक। यही दो ऑप्शन है। प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते इस बिल को, क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट की ही परमिशन से तो आया है लोकसभा में, समझ गए। चलो अब मैं आपको कुछ एक चीज बताता हूँ, दो चीजों में डिफरेंस बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। वो चीजें हैं आपकी, एक है हमारा, एक तरफ है ऑर्डिनरी बिल, ठीक, कि कोई बिल ऑर्डिनरी बिल है, और एक है मनी बिल। इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ, कई बार बंदे कंफ्यूज जाते हैं इसमें, तो चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ आपको इसमें डिफरेंस क्या होता है कि कोई बिल ऑर्डिनरी बिल। उसका देखो, सबसे पहले इसे लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी ला सकते हो, ठीक है, कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हो ऑर्डिनरी बिल को। लेकिन जो मनी बिल होगा अंडर आर्टिकल 110 इसको ओनली इन ओनली कहाँ प्रेजेंट होगा, ये लोकसभा में होगा, पहली बात। इसे मिनिस्टर भी कर सकते हैं या फिर कोई प्राइवेट मेंबर, ठीक, दोनों लोग इसको क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा मनी बिल होगा इसको सिर्फ और सिर्फ कोई मिनिस्टर ही करेगा, प्राइवेट मेंबर नहीं करेगा, ठीक। इसको क्या होगा, इसको प्रायर परमिशन चाहिए होगा क्या प्रेसिडेंट का, इसको प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं चाहिए होगा, जबकि इसको चाहिए होगा क्या, प्री रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, समझ गए। चलो इसके अलावा इसे क्या राज्यसभा द्वारा अमेंडमेंट किया जा सकता है, यस, राज्यसभा कैन अमेंड इट, या इसको रिजेक्ट कर सकती है ऑर्डिनरी बिल को, लेकिन इसमें राज्यसभा कांट डू एनीथिंग, ठीक। इसके अलावा राज्यसभा ऑर्डिनरी बिल को मैक्सिमम कितने टाइम के लिए रोक सकती है, मैक्सिमम 6 मंथ के लिए रोक सकती है, क्यों, क्योंकि इसके बाद डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है, और डेडलॉक हो जाएगा तो आपको पता है ज्वाइंट सेटिंग बुला लेंगे दादाजी, और ज्वाइंट सेटिंग बुलाने के लिए प्रिसाइड कौन करेगा ज्वाइंट सेटिंग को, स्पीकर करेंगे, वो नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर, वो नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन करेंगे, ध्यान रखना, बार बार बताऊंगा ये चीज, ठीक है। तो मैक्सिमम 6 महीने तक रोका जा सकता है किसी भी ऑर्डिनरी बिल को, लेकिन इसके लिए तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम 14 डेज, ठीक। ऑर्डिनरी बिल को अगर हमें राज्यसभा में भेजना है तो हमें स्पीकर का वो नहीं चाहिए अप्रूवल, ठीक है। लेकिन अगर हमें मनी बिल को राज्यसभा भेजना है तो वो स्पीकर द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है, स्पीकर अप्रूव करेगा तभी ये बिल राज्यसभा में भेजा जाएगा, समझ गए। इसके अलावा ऑर्डिनरी बिल को लोकसभा या राज्यसभा दोनों हाउस से मतलब पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, ठीक। और प्रेसिडेंट ने मान लो मना कर दिया, तो ज्वाइंट सेशन वाला तो बता चुका हूं आपको सेशन, एक और होता है बताता हूं। हाँ, ऑर्डिनरी बिल अगर लोकसभा में ऑर्डिनरी बिल अगर लोकसभा में रिजेक्ट हो गया, अब वो ऑर्डिनरी बिल कौन सा होगा, अगर वो बिल कोई मिनिस्टर लेके आए, मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर कोई मिनिस्टर बिल लेके आया ऑर्डिनरी बिल और लोकसभा में रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट गिर जाएगी, ठीक। और मान लो हमारा मनी बिल लोकसभा में गिर गया, मतलब रिजेक्ट हो गया लोकसभा में ही, तो भी सरकार को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ जाएगा सरकार को, ठीक है। अच्छा, इसमें ज्वाइंट सेशन का कोई सीन है, ज्वाइंट सेशन मनी बिल के केस में हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि लोकसभा से पास करो सीधे, चाहे तो दादाजी के पास भेज दो, राज्यसभा की परमिशन की जरूरत है नहीं, क्योंकि या भेजो ना भेजो 14 डेज का चाहिए, तो ठीक है। तो इसमें ज्वाइंट सेशन जैसा कुछ है नहीं, ठीक है, तो इसमें ये केस था। और मान लो मनी बिल हमारा रिजेक्ट हो गया, ठीक है, मनी बिल को आप क्या कर सकते हो,
या तो नो बोल सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, या पास कर सकते हो। लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए कौन, प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट द्वारा रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा सकता। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट की ही प्री अप्रूवल से मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, ठीक है। जबकि इसमें ऐसा कर सकते हो, ठीक, इसमें रिजेक्ट भी कर सकते हो, यस भी कर सकते हो, और रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट भेज सकते हैं दोबारा से पहले हाउस में। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो मेरे को आपको बताना था, ठीक। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर फाइनेंस बिल, ठीक। फाइनेंस बिल क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, ये 3 टाइप का होता है। अब इसके 3 टाइप्स हैं, मैं आपको तीनों बता रहा हूँ, ध्यान से लिखना, ठीक। 1 2 3। पहला तो है आपका जो अभी हमने पढ़ाया, मनी बिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है आपका फाइनेंशियल बिल 1, और तीसरा है आपका फाइनेंशियल बिल 2। दोनों के आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तीनों के एक्चुअली। मनी बिल का तो आपको पता ही है, आर्टिकल 110 है, ठीक। फाइनेंशियल बिल 1 का है आर्टिकल नंबर 117 सेक्शन 1, ठीक। और ये आता है आर्टिकल नंबर, इंपॉर्टेंट है, 117, 2 नहीं, ये 3 में आता है। कंफ्यूजन नहीं रहती है कि फाइनेंशियल बिल जो नंबर 2 होता है ना, वो आर्टिकल है उसका, आर्टिकल नंबर 117 का सेक्शन 3, ठीक। आप देखो, क्या हर मनी बिल फाइनेंशियल बिल होगा? यस, हर मनी बिल फाइनेंशियल बिल होगा। लेकिन क्या हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल हो सकता है? तो भैया नहीं। क्यों? क्योंकि देख लो अपने आप ही, हर फाइनेंशियल बिल सिर्फ मनी बिल ही नहीं, 2 और बिल हो सकता है, या फाइनेंशियल बिल 1 हो सकता है और फाइनेंशियल बिल 2 भी हो सकता है। समझ गए ये एक डिफरेंस? ओके, अब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। फाइनेंशियल बिल 1 और मनी बिल में 2 सिमिलरिटी हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं तीनों को कंपेयर कर दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। इसकी बस 2 सिमिलरिटी हैं, वो ध्यान रख लो। पहली सिमिलरिटी है कि दोनों का इंट्रोडक्शन जो होगा वो कहाँ होगा, ओनली कहाँ हो सकता है, लोकसभा हो सकता है। ध्यान रखना, फाइनेंशियल बिल 1 और मनी बिल दोनों का इंट्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा हो सकता है। और दूसरा है कि हमें दोनों की इंट्रोडक्शन के लिए हमें प्रायर परमिशन चाहिए होगी, किससे, हमारे प्रेसिडेंट साहिबा से, ठीक। तो ये 2 हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल बिल 1 जो है वो एज अ ऑर्डिनरी बिल काम करेगा, ठीक। बाकी मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ, इधर देखो स्लाइड में, नेक्स्ट यहाँ। अब आप टेंशन मत लो, ये समझो आप पॉलिटी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ लो, आपका उद्धार हो जाएगा। मनी बिल, फाइनेंशियल बिल नंबर 1, ठीक, और फाइनेंशियल बिल नंबर 2। आर्टिकल बता दे रहा हूँ, 117(3) में आता है, ये 117(2) में आता है, और ये आता है 110, ठीक। अब चलो इनके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बेसिक मतलब कि क्या? मनी बिल सेम, ओनली इंट्रोडक्शन कहाँ, लोकसभा में। फाइनेंशियल बिल ओनली कहाँ, लोकसभा में, सेम। लेकिन ये कहाँ हो सकता है, ईदर हाउस, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं भी इंट्रोडक्शन हो सकता है फाइनेंशियल बिल नंबर 2 का। पहला डिफरेंस समझ गए। दूसरा वही है, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, सेम इसमें भी चाहिए, ठीक। इसमें हमें नहीं चाहिए, नो रिक्वायर्ड, क्या, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन हमें नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। सॉरी। अच्छा, मनी बिल के केस में कौन सा हाउस पावरफुल है, लोकसभा या राज्यसभा? ऑब्वियसली लोकसभा ज्यादा पावरफुल। इसमें क्या है, फाइनेंशियल बिल के केस में इक्वल पावर है दोनों हाउस के पास, ठीक। मैं जो डिफरेंस बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम इसमें भी क्या है, दोनों हाउस के पास इक्वल पावर है, समझ गए। अच्छा, मनी बिल के केस में ज्वाइंट सेशन का क्या है, कोई सीन नहीं है, नो ज्वाइंट सेशन अलाउड, यस, नो ज्वाइंट सेशन अलाउड, ठीक। इसके केस में क्या है, ज्वाइंट सेशन अलाउड है, यस। फाइनेंशियल बिल 1 हो, ज्वाइंट सेशन अलाउड है। सिमिलरली यहाँ पर सेम है, क्या, ज्वाइंट सेशन यहाँ भी अलाउड है, ठीक। अच्छा, ये प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, उनकी प्रायर अप्रूवल से आया। सिमिलरली
एक लफड़ा है, प्रेसिडेंट फाइनेंशियल बिल 1 को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक, सेम इधर भी रिटर्न कर सकते हैं, सिर्फ मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते, इसको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक। ये एक लफड़ा था, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तीनों बिल को आप अच्छे से लिख लो अपनी कॉपी में, नोट्स बना लो, आपको जो करना है कर लो, बट मेक श्योर इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया, यहीं से बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ इधर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है, प्लस ऑर्डिनरी बिल, ठीक। ये दो केसेस में आपको एक स्पेशलिटी बता देता हूँ, राज्यसभा की जो पावर है वो इक्वल है किसके बराबर, लोकसभा की पावर, ठीक। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया आपको, लोकसभा की पावर राज्यसभा की पावर के बराबर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में और ऑर्डिनरी बिल के बराबर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं कुछ और इम्पोर्टेंट है कि स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, जो यूपीएससी सीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था जिससे लास्ट टाइम आई थिंक, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा 4 है। नंबर 1 आर्टिकल नंबर 249 क्या बोलता है, इसमें बोलती है स्टेट लिस्ट पर नेशनल इंटरेस्ट, अगर कोई नेशनल का इंटरेस्ट है मतलब देश का, अगर वो है तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, आर्टिकल 249 ये बोलता है, ठीक। इसके अलावा पावर नंबर 2 जो स्पेशल पावर है राज्यसभा की, वो है आर्टिकल नंबर 312, जिसमें बात की गई है हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज की, ठीक। तो इसके लिए राज्यसभा की स्पेशल पावर है ये। इसके अलावा तीसरा है नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स का, आपको पता ही है राज्यसभा के केस में है, वो 4 क्षेत्र से आते हैं, आर्ट हो गया, साइंस हो गया, लिटरेचर हो गया, सोशल सर्विस हो गया, ये आपको पता ही है, ठीक। और चौथा केस है वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन, आप बोल सकते हो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। इनका रिमूवल आपको पता ही कहाँ होता है, ओनली इन राज्यसभा, ठीक है। कौन सी मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, भरी हुई सीटों का 50% प्लस 1, ठीक। और हमें क्या चाहिए, लोकसभा से सिर्फ एसेंट चाहिए कि हाँ ठीक है हटा रहे हो, ठीक है हटा दो। तो ये 4 केसेस हैं स्पेशल पावर राज्यसभा की, में बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, समझ गए। चलो अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज योर बजट। इसका भी रिसेंटली सब चल रहा है ना, इंपॉर्टेंट है, बजट के बारे में बात करते हैं, ठीक। अच्छा, क्या कोई बजट टर्म नाम का शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन में ये बजट मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट का दूसरा नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक। ये मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 112, समझ गए। चलो अच्छा, बजट का टाइम पीरियड आपको पता ही है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक चलता है, ठीक। चलो बजट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, एक 1921 में एक कमेटी थी जिसको बोलते हैं एकवर्थ कमेटी, ठीक। इस कमेटी में पहली बार रेल बजट था ना जो हमारा, वो सेपरेट हो गया था, अलग हो गया था किससे, हमारा जो आम बजट आता है उससे, ठीक। 1921 में अलग हो गया था, लेकिन 2017 में दोबारा मर्ज हो गया है, हमारा रेल बजट प्लस आम बजट है, ये दोनों एक साथ आते हैं, ये 2017 में मर्ज हो गया है। और इसका काम किसने किया था, बजट रिफॉर्म हुआ था, तो ये कमेटी थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, विवेक देवराय कमेटी, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको मैं, तो इंपॉर्टेंट है ये। चलो तो अब हम आपको बताते हैं कुछ और चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। चलो अब मैं आपको बजट के बारे में बताऊंगा, आपको पता ही है बजट क्या होता है, गवर्नमेंट के पैसे की बात हो रही होती है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे हमारे गवर्नमेंट के पैसे यानी कि फंड के बारे में। तो गवर्नमेंट का जो फंड होता है वो 3 जगह से आता है, मतलब कि मेनली जो पैसा होता है गवर्नमेंट का वो कहाँ कहाँ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो
तीन होते हैं। सबसे पहला तो है जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक तो है। दूसरा है जिसको बोलते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब मैं आपको इतना शॉर्ट और इतना इंपॉर्टेंट डेटा दे रहा हूँ, आई टेल यू, आई डोंट नो कहाँ मिलेगा आपको। और तीसरा है आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। आप क्वेश्चन उठा के देख लो, अगर इससे बाहर आ जाए ना, गारंटी दे रहा हूँ मैं, ठीक। इनफैक्ट जितना पढ़ा रहा हूँ इतना भी नहीं पूछता यूपीएससी। इनफैक्ट सीडीएस और सीएपीएफ वाले एग्जाम में बहुत बेसिक पूछ लेगा आपसे कि कौन से आर्टिकल में आता है, किसमें नहीं आता है। खैर, आर्टिकल से आता है, तीनों का आर्टिकल बताता हूँ। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इसका आर्टिकल जो मेंशन है हमारे, वो है 266 के 1 में, ठीक। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया मेंशन है आर्टिकल नंबर 267 में, और ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 266 का सेक्शन 3। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। समझ गए। अब इन फंड में क्या होता है, देखो, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ना, इससे पैसा निकालने के लिए हमें पार्लियामेंट से बिल पास कराने की जरूरत होती है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट का एक ऐसा बैंक है जहां से अगर एक भी रुपया निकालना है तो हमें एक बिल चाहिए होगा जो पार्लियामेंट से पास होगा, और उस बिल का नाम होगा एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक। अगर हमें एक रुपया भी निकालना है इसमें, एप्रोप्रिएशन बिल हमें कहाँ से पास कराना होगा, पार्लियामेंट से। लेकिन कुछ केस हैं जहां पर हमें इस बिल की जरूरत नहीं पड़ती, और वो केस हैं अगर हम, ठीक, अगर हम पैसा निकाल रहे हैं, पर्पज क्या होगा हमारा, एक जिसको बोलते हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, ध्यान से लिख लो। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर का अगर पर्पज है, और इसमें क्या आते हैं हमारे, सैलरी, ठीक है, यूज फॉर सैलरी पर्पज अगर यूज हो रहा है पैसा, ठीक, तो इसके लिए पैसा नहीं चाहिए होगा, और वोट ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना। सैलरी या फिर अदर जो भी खर्चे हैं, ऐसे जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं, उसके लिए हमें चाहिए नहीं चाहिए होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें रेवेन्यू चाहिए, लोन चाहिए, इन सब केसेस के लिए हमें चाहिए होगा हमारा अप्रोप्रिएशन बिल, जो हमारा पार्लियामेंट में चाहिए होगा। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में इतना ही है हमें, ठीक, समझ गए। चलो अब बात करते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो 267 में आती है। ये अंडर प्रेसिडेंट आती है, ठीक। ये अंडर प्रेसिडेंट होती है, और ये किस लिए होती है, इमरजेंसी पर्पज के लिए होती है, ठीक। जब भी जैसे अभी कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो पैसा यहाँ से यूज होगा। आपको पता है जैसे कोविड वोड हुआ था ना, उस टाइम पे बात हो रही थी कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का पैसा यूज होना चाहिए। इसमें आई डू नॉट नो अभी कितना अमाउंट है, शायद 500 करोड़ मिनिमम रहता है। अभी शायद इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, ठीक है। जैसी सिचुएशन बनी थी उसके हिसाब से शायद इसकी लिमिट बढ़ा दी गई, समझ गए। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बोलता है इमरजेंसी पैसा है, और ये अंडर प्रेसिडेंट आता है। कभी भी इससे पैसा निकालना होगा तो प्रेसिडेंट साहब से हमें अप्रूवल चाहिए होगा, सही। और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट के अंदर आता है, और ये पब्लिक का पैसा होता है, ठीक। वो उतना है नहीं हमारे लिए। अब हम बात करते हैं, मेन जो हमारा टॉपिक था वो था बजट, ठीक। अब देखो हमें पता लग गया कि पैसा निकालना है, ठीक। एक्सपेंडिचर के बारे में पता लग गया, फंड के बारे में पता लगा। अब ये सब पैसा हमें निकालना है तो हमें कैबिनेट से पास कराना होगा, ठीक। कैबिनेट से मान लो हमें पैसा, सॉरी, पास कराना है, ठीक। कैबिनेट ने मान लो पास कर दिया हमारा बिल, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालना पैसा, उसका पास कर दिया। और गवर्नमेंट का बजट है जो, अब बजट की बात हो रही क्योंकि बजट है जो गवर्नमेंट का पूरा डेटा है, जितना खर्चा हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ, वगैरह वगैरह, ये सब होते हैं, ठीक। तो बजट को जब भी पेश किया जाता है, आपको पता है हमारे कौन पेश करता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक। अभी निर्मला सीतारमण जी हैं। तो बजट के इनेक्टमेंट के स्टेजेस क्या है, स्टेजेस ऑफ इनेक्टमेंट की, बजट पेश होता है, फिर वहां से फाइनेंशियल बिल कैसे मिलता है, वो सब की बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले बजट का क्या होगा, स्टेजेस बताऊं मैं आपको। स्टेजेस तो हटाओ, इसको जो हम बताएंगे वही तो करना है, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला केस होता है बजट का प्रेजेंट होना, यानी कि प्रेजेंटेशन, ठीक। सबसे पहले प्रेजेंटेशन होगा, बजट प्रेजेंट कर दिया भैया। उसके बाद फिर क्या होगा, जनरल डिस्कशन होगा, और कहाँ होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह होगा, ठीक। दूसरा है जनरल डिस्कशन, बजट पेश प्रेजेंट हो गया, जनरल डिस्कशन हो गया। उसके बाद क्या होगा,
इसके बाद तीसरा जो प्रोसेस है वो है स्क्रूटनी बनती है। स्क्रूटनीज जो कि क्या होती है, कमेटीज होती है बहुत सारे डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो हर एक डिपार्टमेंट की कमेटीज अपनी अपनी स्क्रूटनीज बनाती हैं और फिर बात करती हैं कि कितना पैसा किसको मिला है, किसका मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह, उन सब के बारे में बात होती है, ठीक। अब किसी को पैसा चाहिए, निकलवाना है, तो उसके लिए फिर ड्राफ्ट पास होता है, दैट इज वोटिंग ऑन डिमांड। वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। मान लो पैसा निकाल लिया और हमें थोड़ा पैसा कहीं और देना रह गया, थोड़ा बहुत पैसा निकालना है, तो वो सब ज्यादा डिटेल नहीं जाना है। वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट ये चौथी स्टेज में होता है, ठीक। इसके बाद जो पांचवी स्टेज आती है वो होता है हमारा एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। समझ गए? एप्रोप्रिएशन बिल हमारा पास होता है। मैंने आपको बताया था ना एप्रोप्रिएशन बिल कहाँ से होता है। अगर हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो एप्रोप्रिएशन बिल पास कराना है, तो ये इसकी स्टेज कौन सा नंबर है? स्टेज नंबर 5 है बजट के उसमें, ठीक। और जैसे ये पास होता है उसके बाद हमारा मिल जाता है हमें फाइनेंस बिल, ठीक। फाइनेंस बिल पास हो जाता है। तो आपको पता है फाइनेंस बिल के 3 होते हैं, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2, ठीक। तो ये तो हमारा तरीका हो गया बजट पास कराने का। अच्छा, ठीक है। तो ये तो था हमारा फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल तक हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हम मोशन इन पार्लियामेंट कर लेते हैं, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पार्लियामेंट में जितने भी मोशन है उनमें कुछ इंपॉर्टेंट मोशन जिनको हिंदी में प्रस्ताव बोलते हैं तो इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ उनको। और जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही कराएंगे, ज्यादा हम इधर उधर की करेंगे नहीं, ठीक है। तो भैया सबसे पहला है जिसका नाम है सबमिसिव मोशन, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं कुछ स्थानापन्न करके, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है इसके बारे में, ये है कि देखो मोशन का नाम इम्पोर्टेंट है और उस मोशन का एक्चुअल पर्पस क्या है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब है कि भैया इसमें इम्पोर्टेंट मैटर कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब पे इम्पीचमेंट चलता है, ठीक है, वो वाला केस हो गया। या फिर इम्पीचमेंट ही प्रोसेस किस पे चलता है, हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन पे, ठीक है। या फिर रिमूवल ऑफ जज, ये जो सारे प्रोसेस है ना, इन सभी मैटर्स पे जब भी कोई इशू होता है तो जो मोशन लिया जाता है वो होता है सबमिशन मोशन, ठीक। तो इसके बारे में इतना लिखना है। जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज आर सब्स्टिट्यूट मोशन। नाम से ही है, यानी कि किसी चीज का हम सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, दैट मीन्स यह रिप्लेस कर देता है, किसको रिप्लेस करेगा? मेन मोशन को, ठीक है। और ये कब करेगा रिप्लेस? वही केस है कि ओनली अगर जो हमारी पार्लियामेंट है यानी कि जो हमारा संसद है अगर उस पर्टिकुलर मोशन को पास कर देता है देन ओनली हमारे इस मोशन के थ्रू मेन मोशन को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो है दैट इज सब्सिडरी मोशन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको पूरक प्रस्ताव। किसी चीज का ये कंप्लीट करता है, पूरक होता है उस चीज का। आप देखो इसका मतलब क्या है, मतलब इसका कुछ भी सेल्फ डेफिनेशन नहीं होता है, ठीक। इट इज नॉट डिफाइंड। और ये क्या होता है पार्लियामेंट में अपने आप को डिफाइन करने के बाद प्रेजेंट हो जाता है। जब ये प्रेजेंट हो जाता है पार्लियामेंट में देन ये डिफाइंड हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्लोजर मोशन। इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं कटौती प्रस्ताव। और क्लोजर मोशन के होते हैं टाइप्स। कितने टाइप होते हैं भैया? आर 4 टाइप्स, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन क्लोजर मोशन से बनता है। तो क्लोजर मोशन के जो 4 टाइप है उनमें सबसे पहला है सिंपल क्लोजर। अभी हम कटौती कर रहे हैं, जैसे कोई भी बिल वगैरह है उसमें हम कटौती कर रहे हैं, कोई भी हमारा बजट में कुछ भी होता है कटौती कैसे करते हैं, तो इसमें होता है कि सिंपल क्लोजर में क्या होता है कि कोई भी मान लो कोई मुद्दा है या कोई उस पर हमने कोई बजट है उस पर हमने सफिशिएंट डिस्कशन कर लिया, इनफ डिस्कशन कर लिया, यानी कि आफ्टर इनफ डिस्कशन अब क्या करते हैं, डिस्कशन बहुत ज्यादा हो गया किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे, उसके बाद हम करते हैं सिंपल क्लोजर लेके आते हैं कि भैया अब इस पे डिस्कशन बहुत ज्यादा हो गया है
तो इसे अब क्या करो, पार्लियामेंट में पेश कर दो। ठीक है, सो सिंपल क्लोजर किस केस में आता है, ओनली एंड ओनली इन दैट केस जब डिस्कशन हो गया है कंप्लीटली। ठीक है, इनफ डिस्कशन हो गया, अब और डिस्कशन नहीं, अब इसको सीधे सीधे पार्लियामेंट में पेश कर दो। ठीक, उस केस में लाते हैं सिंपल क्लोजर। ये मैं आपको किसका बता रहा हूँ, क्लोजर मोशन के ऑप्शन बता रहा हूँ। ठीक है, क्लोजर मोशन का सेकंड है दैट इज योर क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। ठीक, अब देखो नाम से ये क्लियर है, कंपार्टमेंट से हो रहा है, यानी कि बट रहा है। कैसे इसमें जो हमारे ओल्ड मैटर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे पुराने मुद्दे होते हैं, उनका ग्रुपिंग कर लेते हैं, यानी कि उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, और उनको करने के बाद इसको हम पार्लियामेंट में पेश करते हैं। तो क्लोजर बाय कंपार्टमेंट कब लेके आते हैं, जब पुराने मुद्दे को इकट्ठा करके हमें पार्लियामेंट में पेश करना होता है, तो क्लोजर बाय कंपार्टमेंट आता है। ठीक, नेक्स्ट इज योर इंपॉर्टेंट दैट इज योर कंगारू क्लोजर। नाम से ही है, ऐसा नहीं कि उछलता कूदता बहुत ज्यादा है, बट कंगारू क्लोजर इज समथिंग दैट इसमें हम क्या करते हैं, ओनली जो भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, बाकी चीजें हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन के बाद बोलेंगे ठीक है अब इसको क्या करो, पार्लियामेंट में इसको आप पेश कर दो। ठीक, तो कंगारू क्लोजर ये बोलता है कि डिस्कशन ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लेटर लेट्स डिफाइन इन द पार्लियामेंट। द लास्ट वन दैट इज फोर्थ इज योर गिलेटिन। इसको आप जिलेटिन भी बोल सकते हो। गिलेटिन मोशन क्या बोलता है, इस बोलता है कि बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन हो जाता है और कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, कुछ चीजों पर डिस्कशन नहीं हो पाता है। ठीक, कुछ चीजों जिन पर डिस्कशन नहीं हो पाया है, तो वो थिंग्स को छोड़ दो। ठीक, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन होने के बाद कुछ चीजों पे जिन पर डिस्कशन नहीं हो पाया उनको छोड़ के हम पेश कर देते हैं, स्टिल पेश कर देते हैं पार्लियामेंट। तो ये होता है गिलेटिन वाला। ठीक, अब ये चार खत्म हो गए क्लोजर वाले मोशन। अभी जो पांचवा मोशन है दैट इज योर प्रिविलेज मोशन। ठीक, ये दो चार और मोशन है जो इम्पोर्टेंट है। प्रिविलेज को हिंदी में बोलते हैं विशेषाधिकार मोशन, यानी कि विशेषाधिकार प्रस्ताव। ये क्या आता है, ये कोई मेंबर लेके आता है पार्लियामेंट का, बाय एनी मेंबर। और ये किस लिए लाया जाता है, ये एक किसी न किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट में लाया जाता है। ठीक है, कि अगर आपको किसी मिनिस्टर को हटाना है, क्यों, कुछ भी रीजन हो सकता है मिनिस्टर को हटाने का, तो आप उसके लिए लेके आओगे प्रिविलेज मोशन। क्यों, क्योंकि ये किसी मिनिस्टर की प्रिविलेज के अगेंस्ट में होगा। ठीक है, और उसको कोई भी मेंबर ला सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोई भी बंदा, चाहे वो अपोजिशन पार्टी से हो या फिर रूलिंग पार्टी से, कोई भी ला सकता है। ठीक, तो प्रिविलेज मोशन का काम ये है कि वो ओनली एंड ओनली अगेंस्ट द मिनिस्टर ही आएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट है आपका 6 नंबर का दैट इज कॉलिंग अटेंशन मोशन। नाम से ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यानी कि आप ध्यान आकर्षित कर रहे हो पार्लियामेंट का अपनी तरफ। और ये किस केस में होता है, पहली बात तो इसको कोई भी ला सकता है। ठीक, बाई एनी मेंबर, क्योंकि देखो मिनिस्टर अगर लेके आएगा तो उसको ध्यान को आकर्षण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिनिस्टर है तो उसका अपने आप में इंपॉर्टेंस है। बट कोई प्राइवेट मेंबर है या फिर कोई अदर मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर नहीं है, उसको चाहिए होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन, क्योंकि कई बार उसकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो पहली बात जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है वो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके आ सकता है। ठीक, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए है परमिशन, किसकी, स्पीकर की लोकसभा में। अगर राज्यसभा में लाना है तो चेयरमैन की परमिशन चाहिए, प्रायर परमिशन। इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग कॉलिंग अटेंशन मोशन के लिए। ठीक, और ये कहाँ आ सकता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, मतलब कहीं भी ला सकते हो। तो ये हो गया किसी मुद्दे पे जो इम्पोर्टेंट है आपको बात करनी है, तो आप ला सकते हो कॉलिंग अटेंशन मोशन, इन केस अगर आपकी बात को ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो। नेक्स्ट है आपका एडजर्नमेंट मोशन। स्थगन वाला है भैया, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और स्थगन आपको पता है कौन सा हाउस होता है, लोकसभा या राज्यसभा कौन सा होता है, ओनली एंड ओनली लोकसभा होता है स्थगन, बाकी नहीं होता राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा एक कॉन्टिन्यूस हाउस है। ठीक, तो जब आपको हाउस को स्थगन कराना है, एडजर्नमेंट कराना है, तो आप ला सकते हो उस मोशन को। एंड लास्ट इज योर नो कॉन्फिडेंस मोशन, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसके अगेंस्ट लाया जाता है,
ये पहली बात तो ओनली लोकसभा लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी रूलिंग पार्टी होती है उसके सारे मेंबर लोकसभा में होते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी लोकसभा में ही होती है, ठीक। लेकिन लोग अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आपने लेके आना है, क्योंकि लोकसभा में लेके आओगे, तो लाने से पहले आपको एटलीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, ठीक। तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, यह है कि सपोर्ट चाहिए एटलीस्ट 50 मेंबर्स का, ठीक है। तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हो अगेंस्ट टू द गवर्नमेंट, और उसके बाद अगर आपका ये पास हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो भैया गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ेगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी, ठीक। चलो अब मैं आपको एक बताता हूँ। लास्ट है दैट इज योर मोशन ऑफ थैंक्स, जो हमारे दादाजी लाते हैं। ये कब होता है? हमारे सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, हमने आपको बताया था 3 सेशन है, एक बजट सेशन, मानसून सेशन और एक विंटर सेशन। तो ईच सेशन के एंड पे, जब भी कोई सेशन होगा, जब सेशन एंड होगा उसके बाद एक इलेक्शन होगा, ईच सेशन आफ्टर इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होगा, जब गवर्नमेंट नई चुन के आई जाएगी, तो पहला सेशन आपको पता है प्रेसिडेंट साहब बुलाते हैं, उसको प्रेसाइड कर प्रेसिडेंट ही करते हैं, प्रोटम स्पीकर चूज करके, ठीक है। और ये हर साल भी होगा, ठीक है। तो जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है ये पास होना कंपलसरी है, कहां से? हाउस से। और अगर इनकेस ये नहीं हुआ तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। क्यों? इसको बोलते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। और ये प्रेसिडेंट साहब क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि देखो प्रेसिडेंट ही वो बंदा है जो बीच का काम करता है, किसके बीच का? यानी कि जैसे पीएम है, लोकसभा में बैठे होते हैं, और प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ द हमारे कंट्री है, नेशन की, ठीक। तो अगर लोकसभा में जो भी कार्रवाई हो गई प्रेसिडेंट तक कौन पहुंचाएगा? हमारे पीएम साहब पहुंचाएंगे। और पीएम ही वो बंदा है जो लोकसभा में अपने भावी जो आने वाले टाइम पीरियड है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो सारा एक्सप्लेन करता है, ठीक। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है, चूंकि सेशन को प्रेसाइड प्रेसिडेंट करेंगे, तो प्रेसिडेंट को सेशन जब खत्म होगा उसके बाद सबसे ये मोशन ऑफ थैंक्स पास कराना पड़ेगा और सबको वोट करना पड़ेगा मोशन ऑफ थैंक्स पे। अगर जो वोट नहीं करेगा और मोशन ऑफ थैंक्स फेल हो गया मान लो, तो इन दैट केस ये माना जाएगा कि लोग गवर्नमेंट से खुश नहीं है, और इसलिए मोशन ऑफ थैंक्स फेल हो गया और इसलिए गवर्नमेंट गिर जाएगी, ठीक है। तो मोशन ऑफ थैंक्स पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, ठीक। बाकी रेजोल्यूशन है कुछ, रेजोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं संकल्प। ये बेसिक सी बात है, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक है प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, जो कि आपको पता है प्राइवेट मेंबर ही लेके आएगा, भाई कोई भी नॉन गवर्नमेंट बंदा होगा या फिर जो प्राइवेट मेंबर है वो लेके आएगा, ठीक। दूसरा है जो हमारा गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन है, जो कोई मिनिस्टर लेके आएगा जनरली, या कोई भी गवर्नमेंट का बंदा बंदा और लास्ट है आपका स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन, यानी कि स्थैतिक रेजोल्यूशन, संकल्प, जो दोनों में से कोई भी ला सकता है भाई, या तो कोई प्राइवेट बंदा भी ला सकता है या फिर हमारा मिनिस्टर भी ला सकता है जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, ठीक। तो ये रेजोल्यूशन है जो बेसिक बात है इसकी रिगार्डिंग। बाकी आई डोंट थिंक कि पार्लियामेंट में कुछ बचा है अभी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। और इस वीडियो में लंबा भी हो गया, खिंच गया ज़्यादा, बट कोई नहीं। आपका आज पार्लियामेंट खत्म होता है, अभी कल से मैं स्टार्ट करूंगा आपका कोर्ट्स का, ठीक है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एक ही उसमें करा दूंगा। फिर जब हम स्टेट शुरू करेंगे तो उसमें हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए और अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात कर लेंगे, ठीक। तो चलो इसको आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं करेंगे वीडियो। तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहो आप लोग। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।